पूरी व्यक्तित्व का बखान कर देता है आदरणीय श्री राजेश पांडे जी। मुझे लगता है कि इस हॉल में बैठा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पांडे सर के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व और उनकी कार्यशैली के बारे में पहले से वाकिफ ना हो। वो तवारूफ भी हम आगे कराएंगे, लेकिन हम सबसे पहले चाहेंगे कि एक बार जोरदार करूंगा प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुरेश राय जी का। और इस कड़ी में मैं आवाज दूंगा बड़े भाई श्री पीएन भट्ट जी को। आप सीमांचल प्रहरी अखबार के प्रबंध संपादक हैं। हमारे इस प्रेस क्लब के किसी भी कार्यक्रम में मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली आइए, बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और हम चाहेंगे सर का आशीर्वाद भी मिले। अनमोल बड़े ही होनहार कलाकार हैं, ये बहुत कम समय में और अपने हाथों से बहुत शानदार चित्र उकेरते हैं। निश्चित तौर पे आपका आशीर्वाद बीच में है। उस समय आपने, हमें लगता है कि 1-2 साल पहले ही पत्रकारिता उस समय शुरू की होगी और उस समय की भयावह स्थिति को आप बेहतर जानते होंगे। हम लोग तो सिर्फ किस्से कहानियां सुना करते हैं या आदरणीय राजेश पांडे सर के जो पॉडकास्ट जितने भी हुए हैं उससे जाने हम कि हाँ क्या स्थिति उस समय रही होगी। तो श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर समेत हमें लगता है कि 7 दर्जन कि आपने वो दौर भी देखा है कि जब लोग शायद सड़कों पर चलने से डरते होंगे और आज क्या स्थितियां हैं। ये लंबा अनुभव जो 30 साल का आपका रहा होगा या जो भी आपने महसूस किया होगा उस पे हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे। और सर को सीधे माइक देते हुए मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा कि बशीर बद्र साहब ने कहा है कि कद बड़े नहीं होते एरिया उठाने से, किरदार बड़ा होता है काबिलियत दिखाने से। निश्चित तौर पे आपने जो काबिलियत दिखाई है उसी से आपका किरदार बड़ा हुआ है। और हम सीधे माइक देते हैं आदरणीय राजेश पांडे सर को। सर वही अरे वहीं आ जाए, नहीं वहां से सर, वहां से इंटरेक्शन में आसानी है। यहाँ प्रेस क्लब गोरखपुर में उपस्थित सभी हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नागरिक, आदरणीय अध्यक्ष देश तमाम ऑफिसर्स को भी मिले, मातृशक्ति का जो रिप्रेजेंटेटिव लोग उनको भी प्रणाम, सभी को प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद मैं गोरखपुर में ऑफिसेस जिस दौर का आप जिक्र कर रहे थे उसी दौर में उसी अपराधी के लिए हम लोग महीनों मैं हमारे एसएसपी अरुण कुमार साहब, सत्येंद्र सिंह साहब, पूरी टीम यहाँ गलियों की खाद लोगों ने छानी। इसके भी 25-30 साल हो गए, समय बहुत बदल गया। और जो आपका टॉपिक है वो यही है कि कानून व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ है या क्या बदली है ये कानून व्यवस्था में। बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं उस खुशनसीब पीढ़ी को बिलोंग करता हूँ, उस खुशनसीब पीढ़ी से हूँ जिसने दोनों दौर देखे। एक वर्तमान होता ये था कि उसमें कुछ अपने जानने वालों को, कुछ विचारों को गवाह रख दिया जाता था। दूसरा ये था जो आत्मा होती है थाने की, वो जीडी होती है, जनरल डायरी। वो आत्मा इसलिए क्योंकि वहां से जो निकलेगा थाने से, कहीं की भी एफआईआर अगर आ जाए तो हमें पता है कि इस कॉलम में घटना का विवरण है, इस कॉलम में सेक्शंस हैं, सेक्शंस का डिटेल है,
किसने FIR की है, घटना स्थल से दूरी थाने की कितनी है, सबका कॉलम फिक्स है। और हम लोग अपने कॉलम में थोड़ा सा दिमाग लगा के किसी भी भाषा में लिखा हो, ये समझ लेते हैं कि ये किस घटना या किस अपराध से संबंधित क्या घटना रही होगी। CCTNS ने FIR लिखने, केस डायरी लिखने, नक्शा नजरी संलग्न करने, तो जो थाने स्तर पर कुछ हम लोग अपने फायदे के लिए उसमें उलटफेर करते थे, कुछ जिनको फायदा या नुकसान होना होता था वो उलटफेर करा लेते थे। एक तो वो बिल्कुल बंद हो गया। पहले ये था कि आप जैसे आपके खिलाफ क्रॉस मुकदमा लिखा गया है, थाने को आपने विल ओवर कर लिया, तो 15 मिनट पहले आपका मुकदमा वो लिख देंगे, क्योंकि जो केस जनरल डायरी है वो कभी सही समय पर किसी थाने में नहीं चलती, कभी नहीं चलती। 4-6 घंटा विलम्ब से इसलिए चलती थी कि पता नहीं बड़े दरोगा जी को आके कौन सी चीज़ किस समय में दिखा देंगे। तो ये पहला बड़ा चेंज हुआ, ये 2010 के आसपास, 9-10 के आसपास एक अभियान चलाते और फिर इसे CCTNS को लागू कराया गया। थानों पर एक और बड़ा परिवर्तन हुआ, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर का जानने वाला CCTNS को ऑपरेट करने के लिए हर थाने पर अपॉइंट। आपने भी देखा होगा यहाँ दूर दराज के थानों में भी एक जनरेटर सेट दिया गया ताकि 24 घंटे कभी आपका कंप्यूटर बंद न हो, क्योंकि जब ये CCTNS लागू हुआ था बड़ा हो हल्ला हुआ था, इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, सब देहात में लाइट नहीं आती, कंप्यूटर कैसे चलेगा, कैसे जनरेट करेंगे, कैसे उसको सिंक करेंगे हेडक्वार्टर से, तो ये सब फेल हो जाएगा। तो एक एक जनरेटर, एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर दिया गया। तो एक चीज़ ये वहाँ पर बंद हो गई, जो रिकॉर्ड्स की हेरा फेरी की जाती थी, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि की जाती थी, यही CDR श्री प्रकाश के ऑपरेशन के संबंध में निकाली थी। बड़ा कौतूहल था उस समय, मोबाइल फ़ोन को लेकर भी बड़ा कौतूहल था। उस समय हमारे SSP थे श्री सुबेश कुमार सिंह साहब, स्वर्गीय सुबेश कुमार सिंह साहब, SSP गोरखपुर भी शायद वो रहे हैं, लंबे से थे और रहे हैं वो, और अभी उनका 2 महीने पहले देहांत हुआ है। वो SSP लखनऊ थे, मैं CU हजरत। मोबाइल फ़ोन के उद्घाटन के लिए ये जो रामनारायण साहू जी जो सांसद थे, उनके लड़के को वो एजेंसी मिले थे, हम दोनों लोग गए, एक सेट उसने दिया, एक सिम दिया, ऐसा। और ये बताया कि साहब 5 टावर अभी सिर्फ लगे हैं आपके ऑफिस और हजरतगंज के आसपास, ये खूब अच्छी तरह काम करेगा। तो वो रख लिया गया, क्योंकि मोबाइल के प्रति न तो पहले उतना आकर्षण था, न ये स्टेटस सिंबल था, कुछ नहीं था। ये हुआ कि साहब मोबाइल आया है। एक दिन सुबेश कुमार सिंह साहब ने कहा फिर दे गया, कहाँ नहीं, तो गाड़ी में रखा हुआ है, तो उनका मंगाओ, उसको देखा तो जाए क्या है ये मोबाइल फ़ोन, क्या इससे फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। उन्होंने अपना वाला मंगाया, मैंने भी अपना वाला, हम दोनों लोग SSP आवास जो कैंप ऑफिस होता है वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने उसको निकाला और फिर उससे पूछा साहू के लड़के से, भाई ये खुलेगा कैसे? बताया गया साहब एक आधा सा गोला बना होगा, बीच में लाल रंग की डंडी बनी होगी, उसको दबाइए खुलेगा। साहब वो छोटे छोटे जो कीपैड वाले आते थे, SR का फ़ोन हुआ करता था, हम लोग को जो मिला था उसमें डंडी निकली रहती थी बड़ी मोटी सी, और वजन भी करीब उसका 500 ग्राम या 700 ग्राम की, अगर कस के मार दीजिए तो सिर्फ खुल जाएगा 100%। तो बहुत छोटे छोटे स्लिप्स निकालते हैं। वो पहला मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने देखा। तो साहब उन्होंने कहा कि जरा टेलीफोन ड्यूटी को मिलाओ, तो हम सीधे सीधे वो नंबर मिलाना शुरू किया। वो नंबर SSP रेजिडेंस का आज भी वही है, 226836 है शायद। तो साहब वो मिलाया, सीधे सीधे मिलाया, वो काहे को मिले। फिर कहा गया भाई तुमने मोबाइल लिया तो मिलता ही नहीं। उसने कहा साहब कैसे मिला है? उन्होंने कहा साहब कोड लगाइए, STD कोड। जो नई जनरेशन है वो कभी नहीं समझ पाएगी। पुराने लोगों ने जब पहली बार मोबाइल का इस्तेमाल किया होगा तब उनको ये समझ में आ जाएगा कि कितनी दिक्कत हुई थी शुरू में मोबाइल के इस्तेमाल में। कोड लगाया गया तो हम लोगों ने वहाँ कहा कि साहब क्या फ़ायदा बताइए, यहीं से सामने वाले कमरे में मिलाने के लिए STD कोड लगाना पड़ेगा। बहरहाल इस मोबाइल ने विवेचना की तकनीक, अपराध का परिदृश्य बिल्कुल बदल दिया।
हम लोगों ने जो पहला इस मोबाइल के जरिए